नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई पीआरटी एवं 6 to 8 मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम टीआरई 1 में पीआरटी से प्राइमरी टीचर भर्ती के एग्ज़ाम से मैथ के 16 प्रश्नों को देखेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछे गए थे और इनका लेवल पूरा आपका एनसीईआरटी 10th से था। तो इसलिए यह जो है 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं जिसको हम बता देंगे। तो वो जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो जीएस पार्ट वाले उसको उन प्रश्नों को देख लेंगे और कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको जो है टीआरई 3 में भी पूछे जाएंगे। आते हैं और यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप जो है पीआरटी के फ्री नोट्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। 6 to 8 मैथ साइंस वालों के लिए अलग टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अन्य हैं उनके लिए भी नॉर्मल टेलीग्राम है आपका, पीसीएस एजुकेटर भी संदीप करके, तो वो आप नॉर्मली भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस रास्ते से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बाकी पीआरटी के लिए बता दें, पीआरटी के लिए 2000 पीआईक्यूज़ की प्लेलिस्ट है, लिंक दे दिया जाएगा और 6 to 8 का प्लेलिस्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा। और आप उसके अलावा टेलीग्राम में आप हमसे मैसेज करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, जो भी डाउट क्वेरीज हैं एग्ज़ाम के रिलेटेड। और यहाँ पे ये जो प्रश्न पे एग्ज़ाम हुआ था आपका 24 अगस्त 2023 को हुआ था और यहाँ पे 2 सेट हुए थे, एक सेट ए हुआ था और एक सेट ई हुआ था। तो आज हम सेट ए के 16 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके पीआरटी मैथ्स में पूछे गए थे और बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। और आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, रूट में 1 + 27/169 इक्वल्स टू 1 + x/13। तो x का मान यहाँ पे पूछा गया है और यह प्रश्न कई लोगों ने गलत किया था, रीज़न था उसको उन्होंने गलत तरीके से अप्रोच किया था। आइए देखते हैं इसको सही तरीके से अप्रोच करने का तरीका क्या है अब इस प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पे जो गलती लोग किए थे, ज़्यादातर अभ्यर्थी, जिस वजह से उनका आंसर गलत हुआ, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, रूट में सॉल्व किया, 196/169 आया, इसको रूट से बाहर किया और यहाँ पे 14/13 लिख दिया और इधर 1 + x/13। अब 14/13 में से 1 माइनस किया, x/13, ठीक है। तो 1/13 और x/13, तो फाइनली उन्होंने x = 1 आंसर मान लिया और ऑप्शन लगा दिया, जबकि उनका आंसर हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे आंसर x के 2 वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है। 2 वैल्यूज़ आएंगे, एक 1 आएगा और एक और भी आएगा जो हम देखते हैं। तो इसको समझने कि इसको करना कैसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों कैटेगरी के लिए जो हमने बात किया, पीआरटी 6 to 8 और मैथ साइंस के लिए, जीएस पार्ट सेकंड के लिए। तो हमने इस केस में क्या किया, हमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर किया। जब रूट में किसी का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए √5 का स्क्वायर है तो ये 5 के बराबर आ जाता है। तो इसी प्रकार जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाली संख्या आ जाएगी, क्लियर है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो पता ही है आपको। फिर इसको हम सॉल्व कर लिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, तो ये हमारा 169 इधर चला गया, + 27/169, ये इधर एज इट इज़ है। फिर हम इसको इधर ले आए और उसके इधर ले गए, तो 196/169, ओके। फिर 1 + x/13 है, यहाँ स्क्वायर था, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी x² बराबर मान लीजिए 9 है, तो x मतलब क्या होता है, केवल 3 होता है, नहीं 3 और -3 भी होता है, +-3 होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना था, जो ज़्यादातर लोगों ने गलत किया प्रश्न को इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने x की एक ही वैल्यू लेके चले। तो जब हम यहाँ से पावर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और +- के साइन के साथ में। तो 169 का 14 होता है, 169 का 13 होता है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 + x/13 बराबर +-14/13। अब एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, ठीक है। प्लस साइन लिए तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया x = 1, ठीक है। सिंपल है, कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। फिर यहाँ पे हमने माइनस साइन लिया, तो माइनस साइन लेते हुए हमने इसको सॉल्व किया और हमारा x = -27 आ गया। तो आपका जो ऑप्शन था, 2 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए थे, 1 -27, तो आपके ए और सी दोनों सही हैं। तो इस वजह से आपका आंसर है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और वैसे आप नॉर्मल कॉमन सेंस लगाते तो ये सोचते कि यहाँ स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर वगैरह करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर हम दूसरे तरीके से करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा 2 वैल्यूज़ आते हैं। तो इस वजह से आपको यहाँ पे श्योर करके चलना था, तो इससे आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते। आगे बढ़ते हैं और साथ में आप कमेंट जरूर करिए, आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये सब क्लासेस लाई जा रही हैं, और कमेंट जरूर करिए जिससे हमें भी मतलब एक फीडबैक मिले आप लोगों का कि क्लासेस हम आपको कैसा डिलीवर कर पा रहे हैं। और वीडियोस को पूरा देखा करिए, अगर आप सपोर्ट वाकई में करना चाहते हो तो पूरे वीडियोस को कंप्लीट किया करिए एक बार में। आते हैं प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर
4 मिलीमीटर 4 mm व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर है 9 मीटर। आइए इसको हल को समझते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला एक ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है। दूसरा तार। तार किसके फॉर्म में होता है? हमेशा बेलन के फॉर्म में। वायर जो होता है उसको हम सिलेंड्रिकल मानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस त्रिज्या दिया गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो तार है उसका रेडियस दिया गया है 4 mm दिया गया है व्यास, डायमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा? 4/2, तो 2 mm। और 2 mm को हम चाहे 2/10 सेंटीमीटर लिखें, चाहे 0.2 सेंटीमीटर लिखें, ठीक है। क्योंकि 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर होता है, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, प्रश्न में ध्यान दीजिए कि धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो जो ठोस गोले की जो धातु है उससे हम क्या बना रहे हैं? लंबा तार बना रहे हैं, ठीक है। जब हम ऐसा कुछ करते हैं, जब शेप्स बदलते हैं, जब भी बदले जाएंगे तो आपस में जो आयतन होते हैं, दोनों जो शेप्स हैं आपके, उसके जो आयतन होते हैं आपस में बराबर होते हैं। जब भी एक से दूसरे में परिवर्तित करते हैं तो आपका आयतन हमेशा बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, तो ठोस गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर के, बेलन रूपी तार के आयतन के बराबर कर देंगे। अब ठोस गोले का फार्मूला पता है आपको, 4/3 πr³ होता है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेलन का? तो πr²h। अब हमने कैपिटल R मान लिया है जो है बेलन का त्रिज्या, ठीक है, और स्मॉल r मान लिया है स्फीयर का त्रिज्या। अब आप यहाँ पे देखिए एक तार है, मान लीजिए बहुत बारीक सा तार है, पतला सा तार है, तो उसकी जो लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी? तो लंबाई आपका उसकी ऊंचाई ही तो लंबाई होगी। आप ध्यान से देखिए, तो ये रेडियस हो गया आपका और ये आपकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो आपकी लंबाई यहाँ पे ऊंचाई है, और यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या गया है, तो लंबा तार खींचा जा सकता है, तो आपको लंबाई यानी कि हाइट बतानी है। आप इस फिगर से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी, ठीक है। अब ये आपस में सॉल्व हुए, फिर h बराबर 9 × 100, 900 सेंटीमीटर, और 900 सेंटीमीटर का मतलब होता है 9 मीटर, तो आपका आंसर आ गया 9 मीटर। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी? अब देखिए CPSP का केस है, ठीक है। SP है 30 कुर्सी को बेचा और नुकसान कितने कुर्सी का हुआ? तो 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर। यानी इसका जो 6 कुर्सी का नुकसान हुआ, इसका मतलब है CP कितना रहा होगा? 36 कुर्सी रहा होगा, ठीक है। 6 ज़्यादा था और यहाँ पे SP क्या हुआ? 6 कम हो गया, 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य बराबर हानि हो गई। तो हम यहाँ पे SP 30 तो है ही, CP हम 36 मान लेंगे, 6 इधर बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इसका मतलब 36 रहा होगा और 30 उसने बेच दिया, यानी 6 का उसको नुकसान हो गया। तो यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ? 6 का, ठीक है। कितने पे हुआ? 36 पे, गुणे 100। सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर आ जाएगा 16 सही 2√3। अभी उसका हल दिखा दे रहे हैं आपको। और साथ में हमेशा ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, 16 सही 1/3 कभी आंसर आ ही नहीं सकता। लॉस प्रॉफिट में कभी आंसर आ ही नहीं सकता। आप ऐसे आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। 16 आ सकता है, 16 सही 1/3 कभी नहीं आ सकता। जैसे बात करें, जब 100/3 होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं? 33 1/3, ठीक है, यानी 33 3 99 + 1 100/3। लेकिन कभी भी मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 33 2, ठीक है, 33 सही 2/3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 33 से 99 तो 101, 101/3, 101/3 कभी आंसर आ ही नहीं सकता। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो फ्रैक्शंस होते हैं किस फॉर्म में आते हैं, तो उससे आपको एक श्योरिटी हो जाएगी और प्रश्न देख के आंसर लगाए जा सकते हैं। लेकिन सॉल्व कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताया, बाकी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी जहाँ पे आपको पता रहेगा कि ये वैल्यूज़ आंसर में आ सकते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ वैल्यूज़ होते हैं जो आंसर में कभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, अब यहाँ पे CP SP 30 कुर्सी बेचा है, हानि हुई 6 कुर्सियों की, ठीक है। अब यहाँ पे 30 + 6 36 कुर्सी हो गई, हानि लॉस, हानि अपान CP गुणे 100, 6/36 गुणे 100, सॉल्व करके 16 सही 2/3। फिर अगला प्रश्न है, 2 अंक की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या है। तो पहला चीज़ तो है कि अंकों का गुणनफल 36 है। आप चेक करिए किसका 36 है। 8 चौक 32, गलत, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 7 त्रिक 21, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अंकों का गुणनफल 36 होना चाहिए। ये 4 9 36, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे का कंडीशन देख लेते हैं कि कह रहा है कि 49 में से, उस संख्या में से, यानी 49 में से 45 घटा दे तो अंक आपस में बदल जाएंगे। वो आपस का मतलब है कि 49 94 हो जाएगा। तो 49 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 तो 94 के बराबर है नहीं,
है ना, उल्टा तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आंसर आपका क्या होगा, देखते हैं। आपका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। और यहाँ पे आपका जो संख्या है वो 94 है। 94 को 9 गुणे 4 36, गुणनफल 36 हो गया। फिर 94 से जब हम उसके 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 49। और 94 का उल्टा 49 है। 49 क्या है, 94 का उल्टा है। ठीक है, अंक यहाँ पे बदल गए हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी का मान कितना है। तो इस प्रश्न का आंसर है 3। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें तो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। फार्मूला क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है प्रश्न में। ठीक है, और फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये आपका फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, और ये जो प्रश्न है ये केवल आपका पीआरटी में पूछा गया और 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चन की संभावना बहुत कम है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे आए तो a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए सी स्क्वायर अपान ए बी, इसका मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बी सी ए सी और ए बी का एलसीएम हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का जो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पता है, फार्मूला पता है, तो 3abc। तो यहाँ 3abc अपान abc हो गया और सॉल्व हो गया आपका abc आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4 के पावर x प्लस 1 4 के पावर 1 माइनस एक्स बराबर 10 का हल क्या होगा। अब इस प्रश्न को आप वैसे सॉल्व करने जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप x का मान रख लें। ये आपके x के मान है, x के मान रख के देख लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x का मान -1/2 रखेंगे तो भी आएगा, सेटिस्फाई करेगा। x बराबर 1/2 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसका हल देख लेते हैं। और यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, x बराबर 1/2 -1/2 रखते हैं, ये इधर रखेंगे। अगर 10 आ गया तो इसका मतलब x का मान सही है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसके हल भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के पावर -1/2 प्लस 1 हो गया, इधर 4 के पावर -1/2 हो गया। सॉल्व किया हमने 4 के पावर 1/2, तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2 के पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, सॉल्व किए तो 2 के पावर 1 2 के पावर 3 2 + 8 10 आंसर आ गया, यानी बराबर हो गया RHS के। इसका मतलब x बराबर -1/2 हल है। x बराबर 1/2 को चेक कर लेते हैं। 4 के पावर 1/2 प्लस 1 4 के पावर 1 -1/2 सेम बनेगा, इस बार जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो 8 + 2 10 आपका आंसर हो गया। और हमेशा अगर जो इस प्रश्न को थोड़ा सा दिमाग से करता तो ये भी दिमाग लगाता कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। ठीक है, द्विघात समीकरण के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमेशा 2 वैल्यूज़ होते हैं, क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसके 2 आंसर होते, तो ये से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते थे। आते हैं x³ -3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x² - x + 1 एंड -2x + 4 है, तो gx क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है x - 2। और कई सारे कोचिंग वाले गलत सलत पता नहीं क्या क्या उनसे हो ही नहीं रहा था, तो बस कुछ भी बता दे रहे थे, नन ऑफ दिस बता दे रहे थे। तो क्या बता रहे थे, आंसर इसका x - 2 ही है। कैसे है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और यह प्रश्न आपको पीआरटी में पूछा गया, तो पीआरटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएस पार्ट सेकंड में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आते हैं, px का फार्मूला होता है gx गुणे qx + rx। सिंपल, आप जो भाजक जो आपका भागफल वाला जो फार्मूला होता है वही आपको सिंपली समझना है। तो px हो गया, ठीक है, gx गुणे qx होता है प्लस rx, रिमाइंडर हो गया। तो आपको gx × qx प्लस rx बराबर px हो गया। इसको हमने इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, और फिर यहाँ से gx का मान निकाल लिया, तो px - rx अपान qx। ठीक है, तो gx बराबर px - rx, rx इधर गया और qx नीचे चला आया, तो आपके पास ये फार्मूला मिल गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ रख देते हैं। px हमारे पास इतना है, qx हमारे पास इतना है कोशेंट, ठीक है, और ये रिमाइंडर हमारे पास इतना है। अब हमने वैल्यूज़ रखा, जब वैल्यूज़ रखा तो gx बराबर, ठीक है, और ये सॉल्व होके आपका आया इतना। अब gx बराबर इतना आया है। अब हम इसका मान कैसे पता चल जाएगा gx कितना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x² - x + 1 से डिवाइड करना पड़ेगा x³ - 3x² + 3x - 2 को करके देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। किया हमने, ठीक है, सॉल्व करके
तो ये आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे आपका रिमाइंडर पूरी तरीके से 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि x-2 आपका आंसर आ गया, यानी हमने x-1 से डिवाइड किया था और डिवाइड करने पे हमको आंसर आ गया x-2। तो आपका जो gx का वैल्यू है, gx का मान पूछा था तो gx का मान x-2 आंसर हो गया। और एक बार यहाँ पे आपको समझा दें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं, अब यहाँ पे x³ लाना, तो यहाँ पहली संख्या x² है, तो x³ लाने के लिए हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x यहाँ हो गया तो x³ हो गया। अब x सबसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए सबसे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर -x² हो गया और यहाँ से मल्टीप्लाई होकर x हो गया। फिर यहाँ पे हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो माइनस प्लस ये x³ कट गया और फिर -3x² प्लस x², ये आपका -2x² हो गया प्लस 2x - 2। अब यहाँ -2 रखेंगे तो फिर ये सारा सॉल्व हो जाएगा और 0 आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर तो खिलौने का आयतन है। तो यह प्रश्न 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीआरटी में तो खैर पूछा गया है और जीएस पार्ट सेकंड में इतने हैवी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीआरटी में किस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। आंसर आपका 231 सेंटीमीटर क्यूब है। आते हैं प्रश्न को समझते हैं। और आप ऐसे प्रश्न कभी भी सॉल्व करिएगा तो उसके भी कुछ होते हैं, आप बाद में बता दिए जाएंगे, अभी उतना ठीक है। क्वेश्चंस पे भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर है कि आप ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास टाइम कम है तो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर देखिए, समझिए कौन है, किसके ऊपर है, तो वो अर्धगोले पर है। ठीक है, शंकु अर्धगोले पर है और अर्धगोले का व्यास है 7, अर्धगोले का जो व्यास है कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस उसका कितना हो जाएगा 3.5। और जो यहाँ का जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इधर भी होगी। ठीक है, तो दोनों केस में क्या होगा, तो जो रेडियस आपका इधर भी, किसका रेडियस, कोन का भी रेडियस, ठीक है, तो शंकु का त्रिज्या और आपका अर्धगोले का त्रिज्या दोनों आपस में बराबर होंगे। 3.5 सेंटीमीटर ये भी और 3.5 सेंटीमीटर ये भी। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब पूरा हाइट जो खिलौना है उसकी पूरी हाइट कितनी दी गई आपको, तो 14.5, तो 14.5 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें से 3.5 माइनस कर दे तो हमें जो शंकु की ऊंचाई है पता चल जाएगी। ठीक है, तो 14.5 में से 3.5 घटाए तो 11 सेंटीमीटर आपकी शंकु की ऊंचाई होगी। अब प्रश्न में पूछा क्या था कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर, तो खिलौने का आयतन पूछा है, यानी कुल खिलौने का आयतन पूछा। अब खिलौने में 2 चीज़ें हैं, पहला है शंकु, दूसरा है आपका अर्धगोला, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें तो रेडियस 3.5 इधर भी है, रेडियस 3.5 इधर भी है, हाइट इधर 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे हम खिलौने का आयतन जब बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो इसमें शंकु का भी आयतन जुड़ेगा और अर्धगोले का भी आयतन जुड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वैल्यू रखते हैं तो 1/3 πr² होता है, ये 2/3 πr³ होता है। 1/3 πr² कॉमन ले लेते हैं तो इधर h+2r। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ रख देंगे। पाई का मान 22/7, r 3.5, 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इधर 11 + 2 × 3.5 और इधर सॉल्व होके 11 + 7 हो गया और ये इधर अपना सॉल्व होके आपका आ गया 77 × 3, 77 × 3 231 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। आगे बढ़ते हैं। किसी क्लब में सभी सदस्य या तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं, 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं, प्रश्न का आंसर 450 है। आइए समझते हैं, और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी में भी पूछा जा सकता है। तो आपको रम्मी में 320 है, तंबोला में 350 है, 220 दोनों में है। तो उसके 2 तरीके सॉल्व करने के, तो पहला तो वेन डायग्राम, 220 दोनों में है तो हमने ये फिगर बना लिया, और 220 दोनों में होने का मतलब रम्मी में टोटल 320 है तो 220 इधर है तो कितने इधर बचे 100, और रम्मी तंबोला में 350 है तो 220 इधर है बीच में तो इधर कितने बचे 130। ठीक है, और तीनों को जोड़ लेंगे हमारा आ जाएगा आंसर, क्लब में कुल सदस्यों की संख्या, तो 450 आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है 320 और 350, रम्मी और तंबोला में से हम दोनों को माइनस कर दें तो दोनों है 220, तो 670 में से 220, ये आपका वापस 450 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले एक ही आयु वर्षों के व्युत्क्रम में और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2.3 है। एक ही वर्तमान आयु क्या है, तो इस प्रश्न को हम विकल्प के हिसाब से करेंगे, ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पे बोला 2 वर्ष पहले एक ही आयु। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और 2 वर्ष बाद उसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 2.3 है।
तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम मान लेते हैं कि ए की वर्तमान आयु 4 है। 2 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी रही होगी, 2 रही होगी, और 2 का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/2 होता है, और 2 साल बाद कितनी रही होगी, तो 4 2 6 हो जाएगा, और 6 का 1/6 हो जाएगा, और इसका योग बोला है तो 1/2 + 1/6 सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा, यानी प्रश्न को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे योग कितना आ रहा है, 2/3 आना चाहिए, और आप अन्य विकल्पों पे यही चीज़ रखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 7 आपने माना कि 7 है हमारा, 2 साल पहले 5 साल का रहेगा, 2 साल बाद 9 साल का रहेगा, इसका होता है 1/5, इसका होता है 1/9, तो 1/5 और 1/9 को जोड़ लीजिए, 2/3 कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 9 5 14। ठीक है, तो 14/45 आंसर कभी आएगा ही नहीं, 2/3। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x - ky = 2 और 3x + 2y = -5 का एक अनूठा हल है। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है पीआरटी और 6 से 8 के लिए महत्वपूर्ण है, और यह जो है एनसीईआरटी 10 से चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। और यहाँ पे बात करें तो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जब 2 इक्वेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो उस केस में होता क्या है, एक केस होता है a1/a2 जब b1/b2 के बराबर ना हो, तो उस केस में अद्वितीय हल होता है, अनूठा हल होता है, और ये सब बाद में हम समझा देंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। दूसरा केस होता है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं। फिर है x + 2y, मतलब इस तरीके का केस जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, उसमें कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये समांतर रेखाओं को दर्शाता है। डिटेल में हम एनसीईआरटी की क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना था, और इसी पे प्रश्न आया है, कह रहा है कि के किस मान के लिए या जो निकाय दिया गया है अनूठा हल है। तो अनूठे हल में जब बात करेंगे तो अनूठे हल में क्या है, लगाना रहता है हमको फार्मूला a1/a2 ≠ b1/b2। आइए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए a1x + b1y = c1 ऐसे समझ लीजिए, और ये a2x + b2y = c2 ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इधर भी रख सकते तो उधर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है, x के साथ में जो कॉफिशिएंट है वही है, एक x के कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 हो गया a1। b1 कितना हो गया, k हो गया, माइनस का k। ठीक है, प्लस में लेना है तो माइनस का k। ऐसे c1 2 हो गया, a2 कितना हो गया, 3 हो गया, b2 2 हो गया, और c2 आपका -5 हो गया। ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल, क्योंकि अनूठे हल का यही फार्मूला होता है। ठीक है, अनूठे हल को यही सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हमने a1/a2 1/3 निकाल लिया, b1/b2 -k/2 वैल्यू रख के। अब ये 1/3 नॉट इक्वल -k/2, इसको हम उलट देंगे तो ये आपका k नॉट इक्वल -2/3। इसका मतलब क्या है, k बराबर -2/3, तो इसका मतलब होता है कि k बराबर -2/3 को छोड़कर, इसको छोड़ दीजिए, k के अन्य मान के लिए, k के अन्य मानों के लिए अद्वितीय यूनिक हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा या यूनिक हल होगा इस प्रश्न में, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी -2/3। फिर से समझ लीजिए कि k नॉट इक्वल -2/3, यानी k का मान -2/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी मान होगा तो उस पर अनूठा हल देगा, ये अद्वितीय हल देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो प्रश्न है आपका -2/3 नहीं हो सकता, बाकी 1 2 कुछ भी हो सकता है, बस -2/3 नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, और आप टेलीग्राम से हमसे जुड़कर बात भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने सारे समाधान भी जो है से निजात भी पा सकते हैं, तैयारी अपनी तेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक त्रिज्यखंड सेक्टर का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर से प्रश्न आया है, आंसर इसका यहाँ पे 60 है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई है, फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है πr² θ/ 360। ठीक है, और यहाँ प्रश्न जो है पीआरटी और 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पार्ट सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये π² θ/ 360 बराबर इतना आ गया, और यहाँ से थीटा का मान हम निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर वैल्यूज़ हमने इधर उधर कर लिया अपना, और ये सॉल्व होकर आपका 60.01 डिग्री 60.01 डिग्री आ जाएगा। तो ये 60 डिग्री मान सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दे।
ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये और इसका आंसर है 1951। आइए देखते हैं कैसे। तगड़ा प्रश्न है, एनसीईआरटी से लिया गया, क्लास 8 से। ठीक है, जानकारी के लिए आपको बता दें तो 15,625 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 16% वार्षिक ब्याज की दर है, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि ब्याज तिमाही दे। अब जब ब्याज तिमाही होता है, क्वार्टरली होता है, और जो आप बताइए 3 महीने पे जब कोई चीज़ देनी है तो क्वार्टरली कितने बनेंगे, कितने क्वार्टर्स बनेंगे, 4, यानी 4 क्वार्टर्स में पैसे चक्रवृद्धि ब्याज का केस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ब्याज वार्षिक ब्याज क्या दिया है, वार्षिक दिया है, साल में एक बार दिया, लेकिन यहाँ पे 4 बार आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए आपका जो वार्षिक ब्याज होगा, रेट होगा, वो 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे केस में 16 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर छमाही होगा, 6 महीने पे होगा तो वहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे रेट को, जो वार्षिक रेट होगा। लेकिन अगर जब जब क्वार्टरली बात करेगा, ठीक है, तिमाही बात करेगा, तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका रेट 4% माना जाएगा इस केस के लिए। दूसरा चीज़, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम दिया है आपका 9 महीने, लेकिन 9 महीने में कितने क्वार्टर्स होते हैं, तो 3। ठीक है, 3 महीने के 3 क्वार्टर हो जाएंगे, तो आपका टी या एन, इसका मान 3 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, सिंपल में समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समय भी पता चल गया, t बराबर 3 हो जाएगा, 9 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 9 एक साल के लिए दिया गया, लेकिन जब क्वार्टरली जाएंगे तो 3 किस्तों में चला जाएगा। ठीक है, अब रेट है 4%, 4% को हम जो है फ्रैक्शन में कर लेते हैं, तो 4/100 हो गया, और 4/100 को सॉल्व किया तो 1/25। अब हम करते क्या हैं कि 15,625 में पहले 1/25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड होकर ये अपना 625 × 3 1875। ये क्या है, एक तरीका होता है। ठीक है, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, तो आपका 15,625 × 1/25, तो ये आपका सॉल्व हो गया है 625। अब 625 को हम जब 3 बार निकालना रहेगा, यहाँ n का मान 3 है, जब 3 बार निकालना होता है तो जो पहला वैल्यू आएगा उसको 3 टाइम्स करना है, दूसरा जो वैल्यू आएगा उसको भी 3 टाइम्स करना है, तीसरा जो वैल्यू आएगा उसको 1 टाइम्स करना है। ठीक है, और आपस में इसको ऐड कर लेंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा सिंपल में। तो 15,625 × 1/25, 625 आपका आ गया। ठीक है, 625 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1875 आ गया पहला। फिर 625 × 1/25, जो बचा है उसको फिर से 1/25 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर डिवाइड नहीं कर, मतलब मल्टीप्लाई करके अपना सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 25 आ गया। 25 को भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 हो गया। फिर 25 यहाँ बचा था, 25 को फिर से 1/25 से करेंगे तीसरे साल के लिए। ठीक है, तीसरे साल के लिए 25 को 1/25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ गया 1 यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 ही जोड़ना है, 1 हो गया, जोड़िए सबको, आपका 1951 आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। किस तरीके से, तो आपको परसेंटेज मेथड से। तो आशा करते हैं आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा कुछ और भी प्रश्न करा दिए जाएंगे इस प्रकार के, जिससे आपको जो सारा जो आपका त्रुटि है वो दूर हो जाएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो। अगला प्रश्न है कि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो मूलों का जो गुणनफल होता है a∝√β। ठीक है, अल्फा × बीटा क्या होता है, तो ये c/a होता है, सभी को पता है। c का मान कितना है, तो k + 8 c का मान है, -25k b का मान है, और a का मान है 3k। तो और a का मान कितना हो गया, तो 3k हो गया। और अल्फा + बीटा का मान कितना दिया गया है, अल्फा × बीटा का मूलों का गुणनफल 3 है, तो इसके बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा k = 1। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके बताया गया है, तो देख लीजिएगा। और अल्फा + बीटा योग का फार्मूला होता है -b/a, पता ही है आपको, सभी के लिए इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न। फिर है log √2 पर 32 का मान कितना है। तो लॉग के प्रश्न के लिए परेशान नहीं होना, ऐसे प्रश्न नहीं है, चूँकि पूछा गया तो इसलिए बता दिया जा रहा है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, अब आ गए, कैसे आ गए वो उस पर नहीं चर्चा करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 10 आएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक साथ में। फिर अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, आखिरी प्रश्न है, इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है यदि अतिभुज कर्ण 218 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, कर्ण 218 है, रूट 218 है, तो कर्ण 218 का मतलब होता है रूट में कि अगर हम इसका स्क्वायर करें और 11 का स्क्वायर करें तो ये हमारे 218 के बराबर आना चाहिए। क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, 121 नहीं आएगा 218, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। 9 5 देख लेते हैं, 81 हो गया, और 15 का स्क्वायर 225 हो गया, ये भी नहीं आएगा 218 के बराबर, ज़्यादा है। फिर 10 और 16, तो 10 और 16 तो वैसे भी ज़्यादा आएंगे, तो हमारा आंसर है नन ऑफ दीस। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इनको हमने बाई ऑप्शंस निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया था कि जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, हाइट उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि क्या क्या है।
और इसका जो आपका आंसर है वह है, ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसका 218 जो है अतिभुज कर्ण है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आपका 6 सेंटीमीटर आधार से कम है ऊंचाई, तो आपका यहाँ पे 13 है और यहाँ पे आपका 7 है। समझ गए होंगे आप। तो 7 13 और ऊंचाई आधार से 6 कम है, 13 से 6 कम करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसको जब हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर देखेंगे आप तो 218 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49 प्लस 13 का स्क्वायर 169, तो ये आपका 218 आ गया। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था लेकिन वो दिया नहीं गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 7 और 13। तो अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगी, 7 और 13, जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन चले जाएंगे, नन ऑफ दिस, और यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं x-6² प्लस x स्क्वायर बराबर 218, लेकिन बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगी। उतने लंबे से अच्छा कि आप तीनों में वैल्यू रख के देख लें। अब देखिए log√2 32, ठीक है। अब log√2 है, अब बताइए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। और 2 के पावर 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √2 के पावर 10 लिख सकते हैं, √2 के पावर 10 लिख सकते हैं। तो जो √2 के पावर 10 है, √2 इधर भी और log√2, तो आपका ये कैंसिल होकर फिर आपका बचेगा 10, तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। सिंपल में समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ें। और पर्सनली अगर आप हमसे कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, कुछ आपको क्वेश्चंस वगैरह भी पूछने हो, तो आप जो है टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।